Hello students, myself your botany mentor Dr. Mukesh Kumar. So in last class we study about बैक्टीरिया स्ट्रक्चर. आज हम पढ़ने वाले हैं बैक्टीरिया के न्यूट्रिशंस के बारे में. जब न्यूट्रिशन की बारी आती है तो हम बात करते हैं पोषण के बारे में. जीवाणुओं के पोषण की बात हो रही है. तो जीवाणु का जो पोषण है, न्यूट्रिशन है, ये कैसे होता है, क्या मैकेनिज्म है इसके. सबसे पहले बड़ा कॉमन क्वेश्चन आता है, बात होती है कि आखिर ये न्यूट्रिशन होता क्या है, व्हाट इज न्यूट्रिशन. तो आप अलग अलग तरीके से डेफिनेशन देते हो कि भाई न्यूट्रिशन में न्यूट्रिएंट्स हम लेते हैं, राइट. उससे हम एनर्जी को ड्राइव करते हैं, एनर्जी एटीपी के फॉर्म में आपके बॉडी के अंदर आती है, राइट. तो ये सारी बातें होती है, बिल्कुल सही है. लेकिन जब हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन की, तो डिफाइन क्या करेंगे. एक बड़ा इजी एक डेफिनेशन मैं बच्चों को बताता हूँ, आप भी याद कर लें. वो होता है आई डाई. अब आपसे कोई पूछे कि भाई व्हाट इज न्यूट्रिशन, तो आप ज़्यादा परेशान मत हो, आप उसको बोल दें आई डाई. क्या मतलब हुआ इस आई डाई का. आई का मतलब होता है इंजेशन, डी का मतलब डाइजेशन, ए का मतलब एब्जॉर्प्शन, ए का मतलब फिर से ए आया एसिमिलेशन, और ई का मतलब इजेशन होता है. मतलब ये कि टोटल हमारे पास ये 5 स्टेप्स हैं जिसके अंतर्गत न्यूट्रिशन की सभी प्रक्रियाएं पूरी होती है. तो पहला कार्य है इसमें, पहला स्टेप है इसमें इंजेशन का. तो इंजेशन में क्या होता है, हम चीज़ों को खाते हैं. अब मान लो आप भोजन कर रहे हो तो आप क्या लेते हो, कार्बोहाइड्रेट लेते हो, प्रोटीन्स लेते हो, फैट्स लेते हो. इन चीज़ों का क्या होता है, इंजेशन होता है. हम अपने मुंह में कोई चीज़ डालते हैं, उसको इंजेशन कहते हैं. अभी जब इंजेशन होगा फिर आप उसको तोड़ते हो, इसको डाइजेशन कहते हैं. डाइजेशन जब हो गई तो उसमें जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, उसमें से जो महत्वपूर्ण तत्व हैं शरीर हमारा उसको अवशोषित करता है. दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन. वहीं से एनर्जी जनरेट करती है. और अंत में जो अनडाइजेस्टेड चीज़ें हैं जिसका पाचन हमारे शरीर में नहीं हो सकता, वो क्या होती है, हमारे बॉडी से बाहर निकलती है, एंड दिस इज कॉल्ड इजेशन. तो ये 5 स्टेप्स हैं फॉर द न्यूट्रिशन. इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये आई कि हम भोजन के रूप में क्या लेते हैं. तो न्यूट्रिशन के लिए जो सब्सटेंस आप यूज करते हो, हम उसे बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स. ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं, हो सकता है ये ऑर्गेनिक फॉर्म में हो, या हो सकता है ये इनऑर्गेनिक फॉर्म में हो. कार्बनिक और कार्बनिक न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं. ठीक है. तो ये बात समझ में आ गई कि न्यूट्रिशन क्या होती है, न्यूट्रिशन में हम क्या लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं. न्यूट्रिएंट्स के 2 फॉर्म हो सकते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक. बात समझ आ गई. अब हम आ जाते हैं बैक्टीरिया के रिस्पेक्ट में बात करना है. बैक्टीरिया के रिस्पेक्ट में जो न्यूट्रिशन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बातें कही गई, क्या कही गई. पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोला गया कि भाई बैक्टीरिया क्या शो करता है. बैक्टीरिया शो क्या, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक diversity, right now with respect to nutrition as compared to other organisms. चलिए आइए अब इसकी पहले हिंदी समझते हैं, फिर इसकी बायोलॉजी भी समझना बड़ा ज़रूरी है और बड़ा इंटरेस्टिंग है. न्यूट्रिशन के संदर्भ में एक बात मैं बताऊं कि बड़ा आसान है ये, इट्स वेरी इजी.
बट क्वेश्चन जब इससे आते हैं तो बच्चों के पसीने छूटते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत सुपरफिशियल तरीके से पढ़ लेते हैं और थोड़ा क्वेश्चन अंदर से आता है, डीप आता है, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, एग्जाम्पल से रिलेटेड, तो बच्चे फंसने लगते हैं। आज के इस वीडियो के बाद आपको ऐसा कुछ नहीं होना, बहुत ईमानदारी से पढ़ना और समझना है इसको, राइट। इसमें क्वेश्चन बड़ा कॉमन आता है, कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो ऑटो फोटोसिंथेटिक है, जो कीमोसिंथेटिक है, कौन हेटेरोट्रॉपिक है, कौन पैरासिटिक है उसके अंदर। इस तरह के खूब क्वेश्चंस आते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपका न्यूट्रिशन। आइए समझते हैं। तो मैं बात कर रहा था पहला पॉइंट समझने की कि बैक्टीरिया ने क्या शो किया है। बैक्टीरिया ने शो किया है मोस्ट एक्सटेंसिव, मतलब जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उससे भी ज्यादा, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। इसको मैं शॉर्ट में याद करने के लिए बताता हूं, MEMD, MEMD, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। मतलब क्या हुआ, ये न्यूट्रिशन के लेवल पे इतनी बड़ी विविधताएं शो करता है बैक्टीरिया। ऐसी विविधता किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में नहीं देखी जाती है। ये तो हिंदी हो गई। अब आप समझिए इसका क्या मतलब है। मतलब ये है कि हम यदि न्यूट्रिशन की बात करें, तो क्या क्या इसके डाइवर्सिटी हो सकती है, आइए उस पर विचार करते हैं। पहली डाइवर्सिटी होती है, हो सकता है ये ऑटोट्रॉफिक हो, स्वपोषी हो सकता है। ये ऑटोट्रॉपिक के बाद क्या हो, हेटेरोट्रॉपिक हो, हेटेरोट्रॉफिक हो। तो ये दो मेजर ग्रुप हो सकते हैं न्यूट्रिशन में। इस दो मेजर ग्रुप के बाद यदि आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें भी दो और हमारे टाइप्स हैं। एक होता है फोटो ऑटोट्रॉफिक और दूसरा होता है कीमो ऑटोट्रॉफिक। ये दो हो गए। ठीक उसी प्रकार हेटेरो की हम बात करेंगे तो यहां पे आप देखो, हो सकता है सैप्रोफिटिक, ये हो सकता है पैरासिटिक, राइट, ये हो सकता है डिकम्पोजर, ये हो सकता है सिम्बायोटिक। अब देखो इतनी डाइवर्सिटी हो सकती है। किस लेवल पे इस डाइवर्सिटी की बात हो रही है? ये बात हो रही है न्यूट्रिशन की, इतनी डाइवर्सिटी हो सकती है। और मजे की बात यह है कि इन सभी तरह की जो डाइवर्सिटी है वो अकेला एक बैक्टीरिया ही ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो एग्जीक्यूट कर सकता है। अब सोचो, ये बैक्टीरिया, राइट ना, जो कैसा है, जो आपको पता है कि ये यूनिसेल्युलर है एंड प्रोकैरियोटिक है। ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म है ये सभी तरह की डाइवर्सिटी को शो कर सकता है। मतलब ये कि बैक्टीरिया ने क्या शो कर दिया, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी इसने शो करी। अब एक बात आप और समझने की प्रयास करें। हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की। तो न्यूट्रिशन आपने देखा किस तरीके से ऑटोट्रॉपिक के अंतर्गत दो बातें कही गई। कैसे सनलाइट को भी ट्रैप करके एनर्जी की बात हो रही है, जो रिलीज करने की बात हो रही है। एक केमिकल्स को लेकर एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, राइट। एक डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज को लेके एनर्जी ले रहे हैं, एक होस्ट के ऊपर जाके एनर्जी ले रहे हैं, और एक सिम्बायोटिक म्यूचुअल रिलेशनशिप से ये एनर्जी लेने की बात हो रही है। अब आप समझें कितनी बड़ी डाइवर्सिटी है। और ये डाइवर्सिटी कर कौन रहा है? जिसके अंदर एक ही सेल है, एक ही सेल का ऑर्गेनिज्म है,
और उसकी न्यूक्लियस भी डेवलप नहीं है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर भी नहीं है उसके अंतर्गत। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर जो बैक्टीरिया है ये बात तो करता है न्यूट्रिशनल लेवल पे, लेकिन न्यूट्रिशनल लेवल की जी डाइवर्सिटी हो रही है, इन सभी डाइवर्सिटी का कंट्रोल कहाँ है? उसकी मेटाबॉलिज्म में। सेल अपने सेलुलर लेवल पे जो मेटाबॉलिज्म कर रहा है उसके अंदर चेंजेस लाके वो हर तरह के न्यूट्रिशन की डाइवर्सिटी को एग्जीक्यूट कर रहा है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू कैन से ब्यूटी ऑफ द बैक्टीरिया न्यूट्रिशन, कि भाई ये हर तरह का काम कर सकता है ओनली बाय चेंजिंग और मॉड्यूलेटिंग इट्स मेटाबॉलिज्म। इसका मतलब मेटाबॉलिज्म के लेवल पे डाइवर्सिटी जब होती जाएगी वो आपको एग्जीक्यूट होगा, दिखाई पड़ेगा, प्रदर्शित होगा किस रूप में? न्यूट्रिशन के लेवल पे। दैट्स वाई वैज्ञानिकों ने ये लाइन लिखी क्या कि भाई बैक्टीरिया क्या एग्जिबिट करता है, क्या प्रदर्शित करता है? मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। इसको याद रखने के लिए ट्रिक से याद रखिएगा, मैम डाइवर्सिटी शो करती है। मैम लेडीज लोग बहुत ज़्यादा तरह तरह के रंग, चश्मा, बहुत कुछ अब गर्ल्स अदरवाइज ना लेना, मैं आपके साथ हूँ। तो ये मैम डाइवर्सिटी शो कर रही हैं। ये मैम कौन है? बैक्टीरिया है, इसलिए आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, राइट? तो मैं बात कर रहा हूँ मैम डाइवर्सिटी शो करती है। मैम का मतलब मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिज्म डाइवर्सिटी, ऐसे भी आपको याद रखना है। तो बैक्टीरिया क्या शो करता है? मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करता है। कैसे करता है? इतनी तरह की डाइवर्सिटी एक न्यूट्रिशन के लेवल पे हो सकती है, और ये सारी डाइवर्सिटी अकेले बैक्टीरिया कर सकता है जो केवल यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोट्स का है, राइट ना? तो ये मैंने केवल ये एक लाइन जो एनसीईआरटी की है वो एक्सप्लेन किया। खूब क्वेश्चन आता है इसे, पूछेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज मैम डाइवर्सिटी, मतलब मेटाबॉलिक एक्सटेंसिव मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी पूछ देगा। बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई, प्लांटी, क्या आंसर लगाएंगे? यस, बैक्टीरिया ही आंसर होगा इसका। खूब क्वेश्चन आता है, राइट? आखिर इसके अंदर न्यूट्रिशन, अभी बात हो रही है कि भाई ये तो हर तरह का न्यूट्रिशन शो करता है, इसलिए तो इतना डाइवर्सिफाइड है ये। तो आइए समझते हैं कैसे ये हर लेवल पे डाइवर्सिटी शो करता है, राइट ना? तो अलग अलग करके पढ़ते हैं। पहले हम ऑटोट्रॉपिक में इन दोनों की बात करेंगे, फिर हेटेरोट्रॉपिक में इन तीनों की बात करेंगे, राइट? सो कम and study the autotrophic mode of nutrition in bacteria। आइए इसको देखते हैं। अब इसको समझने के पहले एक बड़ा बेसिक चीज मैं आपसे बोलना चाहूंगा। आप याद करो, ग्रीन प्लांट्स के अंतर्गत जब आप बात करते हो न्यूट्रिशन होती है ग्रीन प्लांट्स में, राइट ना? अभी मैंने कहा ना न्यूट्रिशन का मतलब भोजन की बात होनी चाहिए, एनर्जी बनना चाहिए। तो भोजन कैसे होगा, कैसे बनेगा प्लांट्स के अंतर्गत? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनेगा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनेगा, ठीक है ना? तो ये जो फोटोसिंथेसिस हो रही है ग्रीन प्लांट्स के द्वारा, उसको लेते हैं तब हमें मजा आएगा कंपैरिजन करने में। आइए समझते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, राइट ना? अब इसमें सबसे पहली बात आइए, है ना, इसको लेने के पहले मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूं, जो आप जानते हैं पहले उसको समझिए, तब जाके आप कंपैरिजन करेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा और आपका कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग बिल्ड होगा। तो याद कीजिए ग्रीन प्लांट्स में क्या देखा था आपने, क्या हुआ था ग्रीन प्लांट्स में? याद करो, ग्रीन प्लांट्स में आपने ये देखा था, एक आउटले ले लूं कि वहां पर CO2 आपने लिया था, H2O मिला था और ये बना दिया था C6H12O6, फिर वाटर रिलीज हुई थी, फिर ऑक्सीजन रिलीज हुआ था। बिल्कुल याद आ गया आपको? यही था ग्रीन प्लांट्स के अंतर्गत ऑटोट्रॉपिक। जैसे ही आप बोलते हो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, बैक्टीरिया छोड़ दो, आपके दिमाग में एक ही चीज रिफ्लेक्ट होता है, किसके बारे में? ग्रीन प्लांट्स के बारे में। क्योंकि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक होता है और जो एनिमल्स होते हैं वो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, राइट ना? अब आइए बात करते हैं
कि यहाँ पर हम लोग ये भी बताते हैं कि हम लोग करते क्या है, 6 मॉलिक्यूल कार्बन का लेते हैं डाइऑक्साइड, 12 मॉलिक्यूल 12 मॉलिक्यूल वाटर का लेते हैं, 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनती है, 6 मॉलिक्यूल वाटर बनता है और 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन बनती है, राइट। और यहाँ पे देखो यही कार्ब ऑक्सीजन जो है वो कहाँ से बन के आ रहा है, वो बन के आ रहा है वाटर से। इसका मतलब सोर्स ऑफ जो ऑक्सीजन होता है, ग्रीन प्लांट्स की बात हो रही है, वो कौन होता है, वो होता है वाटर। क्लियर ना। तो ये ऑक्सीजन रिलीज होगा जिसके कारण हम सांस ले पाते हैं, कहाँ से, एटमॉस्फेयर से, राइट। चलिए अब मैं बात कर रहा हूँ कि भाई ग्रीन प्लांट्स में क्या सब हुआ, तो यहाँ पे है। तो मैं यदि बैक्टीरिया के रिस्पेक्ट में बात करूँ तो मैंने बताया था अभी आपको कि बैक्टीरिया में 2 तरह की स्थिति आएगी, है ना। जो एक पहली स्थिति है उसको आपने कहा फोटो ऑटो, है ना। बैक्टीरिया में हम बात किसकी कर रहे हैं, है ना, ऑटोट्रॉपिक की बात कर रहे हैं, ऑटोट्रॉपिक। अब इस ऑटोट्रॉपिक में मैं बात करूं तो 2 आ जाएगा, एक हो गया फोटो ऑटोट्रॉपिक, ठीक है ना, और दूसरा हो गया हमारा कीमो ऑटोट्रॉपिक, कीमो ऑटोट्रॉपिक। क्लियर। तो आप ध्यान दें, ये जो कीमो ऑटोट्रॉपिक है और ये जो फोटो ऑटोट्रॉपिक है, इन दोनों में यदि हम डिफरेंशिएट कर लेंगे तो ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। और मैं बोलूँगा इसकी कंपैरिजन इससे करना है। ये मैं किसकी बात कर रहा था, ये मैंने कंपैरिजन किया है ग्रीन प्लांट से। और आपको याद रखना है एग्जाम में कितनी बार क्वेश्चन भी आया है कि किस तरीके से ये बैक्टीरिया के अंदर जो फोटो ऑटोट्रॉपिक है या कीमो ऑटोट्रॉपिक है, वो जो हायर प्लांट्स जो ग्रीन प्लांट्स हैं उससे कैसे सिमिलर है और उससे कैसे डिसिमिलर है। इससे भी खूब क्वेश्चन आते हैं। यदि हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आप समझिए, देखिए तो क्या क्या बातें आती हैं। पहली बात आप ध्यान दें कि यदि हम बात करते हैं ग्रीन प्लांट्स में भी, तो वहाँ भी हमारे पास क्या होता है फोटो सिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। याद कीजिए, ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ग्रीन प्लांट्स में भी है, क्लोरोफिल ए के रूप में, क्लोरोफिल बी के रूप में। सभी हायर प्लांट्स में ए और बी पाए जाते हैं, आपको पता है। बैक्टीरिया के अंदर भी हमने देखा था, याद कीजिए क्या था, बैक्टीरियोक्रोफिल, कैरोटेनॉइड्स, थैलाकोइड्स, दीज आर द लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स। लाइट को ट्रैप करेगा फॉर द फोटोसिंथेसिस, लाइट रिएक्शन। तो ये यहाँ है, राइट। ग्रीन प्लांट्स में भी है। चलिए फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ भी मैं फर्स्ट पॉइंट ले रहा हूँ, और यहाँ भी है, लेकिन ये कीमोसिंथेटिक में नहीं है। माइंड वेल। अब आइए बात करते हैं सेकंड। जब ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होगा तो लाइट को ट्रैप करेगा, इसको बोलते हैं लाइट रिएक्शन। तो आप देखोगे यहाँ पे लाइट रिएक्शन की बात हम करेंगे तो बोलना पड़ेगा कि भाई लाइट रिएक्शन यहाँ होती है। जब पिगमेंट्स ही नहीं है तो लाइट रिएक्शन कैसे होगी, नहीं होगी। नाउ तीसरी बात, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, पानी का टूटना, ये आपको यहाँ नहीं होगा। यहाँ पे ग्रीन प्लांट्स में लाइट रिएक्शन थी, यहाँ भी थी। तीसरा पॉइंट, यहाँ स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, यहाँ नहीं था, यहाँ है। और यहाँ पिगमेंट्स ही नहीं है तो यहाँ वाटर की स्प्लिटिंग तो बिल्कुल ही नहीं होनी है। तो यहाँ पे आखिर वाटर की स्प्लिटिंग क्यों हो गई, क्योंकि हमने वाटर ही तो लिया था। जब आप वाटर लोगे तो वाटर टूटेगा। तो हमने यहाँ पे वाटर, इसका मतलब ज़रूर नहीं लिया है। बिल्कुल सही है। इसका मतलब जब वाटर नहीं लिया तो ये ऑक्सीजन भी नहीं निकलेगा, कहाँ, बैक्टीरिया में। इसका मतलब याद रखना है कि जो ऑक्सीजन की इवोल्यूशन की यदि हम बात करें
तो ये ऑक्सीजन का इवोल्यूशन भी यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, लेकिन जब हम ग्रीन प्लांट्स की बात करेंगे तो यहाँ होगा। देखो कितना ढंग से कॉम्पिटिटिव स्टडी आपको बता रहा हूँ, एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है कि कैसे वो डिफर कर रहा है, कैसे डिफर नहीं कर रहा है, खूब क्वेश्चन आते हैं इससे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, यू आर द टीचर बेटर देन अ टीचर। नाउ आइए बात समझते हैं। तो ये 4 पॉइंट्स हो गए हमारे पास। अब आइए एक और चीज समझे। अब कहोगे सर जब इसने वाटर नहीं लिया तो यहाँ पे इसके बदले में कुछ तो लिया होगा। ग्रीन प्लांट्स ने वाटर तोड़ा है, बैक्टीरिया क्या तोड़ता है, ये एक प्रश्न आएगा आपके दिमाग में। तो याद रखना, यहाँ वाटर के बदले में इसने लिया है H2S, यस, हाइड्रोजन सल्फाइड ली गई है यहाँ पे। तो न्यूट्रिएंट का जो सोर्स था, याद कीजिए मैंने बताया था कि न्यूट्रिएंट का सोर्स 2 हो सकता है, या तो ऑर्गेनिक नहीं तो इनऑर्गेनिक। तो आप देखो ये जो हम ग्रीन प्लांट्स में भी बात करें तो जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही इनऑर्गेनिक हैं, इनऑर्गेनिक है। तो आप बोल सकते हो ग्रीन प्लांट्स में भी हमने लिया था CO2 प्लस H2O, ये लिया था Gp ग्रीन प्लांट्स में। बैक्टीरिया में बोल रहे हो कि भाई CO2 तो ले रहे हैं लेकिन वाटर नहीं ले रहे हैं, वाटर के बदले में ले रहे हैं H2S ले रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे हम H2S लेंगे और ETC कुछ और भी ले सकते हैं, किस रूप में, इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट के रूप में। तो एनसीईआरटी ने पहला पॉइंट लिखा, क्या लिखा कि भाई ये जो आप ऑटोट्रॉपिक कर रहे हो ना, इसमें बैक्टीरिया क्या करती है, वो यूज करती है इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट को यूज करती है ताकि वो एनर्जी रिलीज कर सके, जनरेट कर सके। तो यहाँ पे हमने वही कहा कि भाई ये बैक्टीरिया क्या लेगी, ये यूज करेगी IOS, मतलब इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट, ये भी लेगी। तो आइए हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स की बात करें। न्यूट्रिएंट्स का सोर्स क्या होगा, न्यूट्रिएंट सोर्स की बात करेंगे तो यहां मैंने बताया इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट, और ये जो इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट है इसी को शॉर्ट को IOS कहा गया है। और यहाँ पे IOS जो है वो क्या है, H2S है, H2S है। तो ये H2S है, लेकिन याद कीजिएगा हायर प्लांट्स में ये क्या था, H2O था। ये बैक्टीरिया की बात अब शुरू हो गई है, जहां बोल रहे वो क्या है, H2S है ना। अब आइए समझते हैं यहां पे क्या है, यहां भी बोला गया IOS है, इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट ही है। अब आप समझे, यहां इसका मतलब ऑक्सीजन को निकाला, क्यों, क्योंकि इसके पास वाटर था। लेकिन जब आपने H2S लिया है तो अब यहाँ पे आप क्या होगा, ग्लूकोज तो बन जाएगा, ये वाटर रिलीज हो सकती है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के बदले में सल्फर आएगा। क्या आएगा, सल्फर। इसका मतलब ये ऐसा बैक्टीरिया है जो सल्फर को प्रोड्यूस कर रहा है। सोर्स ऑफ सल्फर कौन हो गया, सोर्स ऑफ सल्फर हो गया इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट, और ये इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट बैक्टीरिया के लिए H2S हो गया और ग्रीन प्लांट्स के लिए ये H2O हो गया। और बैक्टीरिया की हम बात करेंगे तो इसके लिए ये H2S है, इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट, राइट ना। तो अब आप समझे, इसका मतलब ये हुआ, याद करने की जरूरत नहीं है क्या कि भाई जब इसने वाटर रिलीज नहीं किया तो आपको लगेगा सर जब वाटर रिलीज नहीं किया तो सबसे पहले पौधे तो आए नहीं थे, हायर प्लांट, पहले तो छोटे छोटे जीव ही आए थे, जीवाणु आए थे। तो पहले सबसे पहले वाटर कहाँ से, ऑक्सीजन कहाँ से आया होगा इस इन्वायरमेंट में। पहले जो इन्वायरमेंट बनी होगी, वातावरण था, वहाँ तो ऑक्सीजन नहीं था। पहली बार ऑक्सीजन किसने रिलीज किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वो किया था ब्लू ग्रीन एल्गी ने किया था, जिसको साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। यही अंतर है कि वहां पर ब्लू ग्रीन एल्गी में हम देखेंगे कि वो ऑक्सीजन रिलीज हुआ क्योंकि उन्होंने इनऑर्गेनिक के बदले में H2O ही यूज किया है। लेकिन जो बैक्टीरिया है वो इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट के लिए वाटर यूज नहीं करता, वो H2S यूज करता है, और इसीलिए वो रिलीज क्या करता है, सल्फर।
अब सल्फर जो होता है ना वो रॉक्स एरिया में होते हैं, लिथो फिटिक नेचर है उसका, लिथो माने रॉक पे पाया जाएगा ये, राइट ना। तो क्वेश्चन ये आएगा कि कैसे बैक्टीरिया में होता है ये ऑटोट्रॉपिक फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? तो याद रखना है ये सल्फर प्रोड्यूस कर रहा है। इसका मतलब इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल आपको याद करना है। तो याद, सल्फर बैक्टीरिया में ये पाया जाएगा, तो एक यदि एग्जाम्पल आप याद करते हो तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। सल्फर बैक्टीरिया इज एग्जाम्पल फॉर फोटो ऑटोट्रॉफ। अब मैं दो बातें आपसे पूछना चाहूंगा। पहली बात ये कि ये आप पहले से जानते थे ना, क्लास 10th में भी आपने पढ़ा होगा, या जो 12 के बच्चे देख रहे हैं वो 11th में आपने बड़ा डिटेल पढ़ा होगा। ये तो बड़ा अच्छा मैकेनिज्म है, राइट। अब बैक्टीरिया के रिस्पेक्ट में आपने नहीं सुना होगा, मैंने बैक्टीरिया के रिस्पेक्ट में कंपैरिजन कर दिया। क्या कर दिया? ग्रीन प्लांट्स में फोटोसिंथेटिक है पिगमेंट, यहां भी है, लेकिन कीमो में नहीं है। तो ये आपको डिफरेंस भी देखना है और सिमिलरिटी भी देखनी है। फिर ग्रीन प्लांट्स में लाइट रिएक्शन होगी, ऑटो में भी है, कीमो में नहीं होगी क्योंकि पिगमेंट ही नहीं है। ग्रीन प्लांट्स में ऑक्सीजन का इवोल्यूशन हो रहा है वाटर के स्प्लिटिंग से, ये यहाँ नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वाटर ही नहीं है, वहाँ तो H2S है हमारे लिए। इसीलिए ये सल्फर बैक्टीरिया है। और यहाँ कुछ और आएगा, क्योंकि किस पे डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है IOS पे, मतलब इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट पे डिपेंड कर रहा है कि वो कैसा बैक्टीरिया होगा। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि आखिर इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट कीमो में कौन होगा? यहाँ तो सर ने बता दिया, ग्रीन प्लांट्स की बात समझ में आ गई। अब ये हमारा कीमो में कौन हो सकता है, ये समझने की बात है। तो ये आइए समझते हैं। यहाँ पर जो यदि हम कीमो की बात करें तो एनसीईआरटी ने बड़ा इंपॉर्टेंट 2 लाइन लिखा है, मैं भी उसको समझाऊं आपको। उन्होंने लिखा है कि ये है कौन? ये ऑक्सीडाइज नाइट्राइट अमोनिया एंड नाइट्रेट। दूसरा पॉइंट लिखा उन्होंने, रिलीज एनर्जी टू जनरेट ATP, राइट। और एक और पॉइंट है जो मैं रेड से लिखना चाहूंगा, ये भी इंपॉर्टेंट है कि इनका कीमो में इन्होंने कहा क्या, जो इधर नहीं है, प्ले ग्रेट रोल इन न्यूट्रिएंट रिसाइक्लिंग। ये एग्जाम में खूब क्वेश्चन आता है कि ये न्यूट्रिएंट रिसाइक्लिंग में कौन सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करता है। तो यो सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करने वाला न्यूट्रिएंट रिसाइक्लिंग में कीमो ऑटोट्रॉपिक है। क्वेश्चन ये भी आता है कि आखिर न्यूट्रिएंट्स में कौन से वो न्यूट्रिएंट हैं जिसकी वो रिसाइक्लिंग करेगा। हाँ, न्यूट्रिएंट्स में किसको ले रहा है, ये तो पता चल गया है कि न्यूट्रिएंट्स वो इनऑर्गेनिक ही लेगा। तो इनऑर्गेनिक में कौन कौन है? तो एनसीईआरटी ने इसमें इन्होंने 4 एग्जाम्पल दिए हैं। एक लिया नाइट्रोजन का, दूसरा लिया फॉस्फोरस का, तीसरा लिया Fe आयरन का, और चौथा लिया S सल्फर का। तो 4 हो गए, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन और सल्फर। क्लियर? तो याद करना, मैं बच्चों को बताता हूं, याद रखना कि भाई ये NP फेस है, NP फेस याद रहेगा क्या? ये 4 हो गए, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन और सल्फर, NP फेस। अब आइए, अब यहाँ पर 2 चीजों को समझनी है कि भाई कीमो ऑटोट्रॉपिक ने ऑक्सीडाइज किया है नाइट्राइट को, अमोनिया को और नाइट्रेट को। ये मैं बताता हूँ बच्चों को, याद रखना, ये खाया है। ऑक्सीडाइज माने आप जब कोई चीज खाते हो तो खाने के बाद उसकी ऑक्सीडेशन होती है, उसी से आप एनर्जी जनरेट करते हो, एनर्जी रिलीज होती है बॉडी में आपके।
यहाँ पे इसने नान खाया। क्या खाया? नान। नान क्या है? ये नान मैं बोलता हूँ, बच्चों को आराम से याद हो जाए, नाइट्राइट को, अमोनिया को और नाइट्रेट को, इसको नान बोला मैंने। और ये भी मजे की बात है, क्या है? इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट है। तो अब ध्यान दीजिए, हाँ ध्यान दीजिए, यदि हम बात करें कीमो वाले में तो हमने क्या पाया? कीमो वाले में हम देखें तो हमारे पास क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ गए, आइए उसको एक बार फिर से समझें। राइट, समझिए क्या माने मैं बातें कही। मैंने ये बताया कि भाई किस तरीके से ये बिल्कुल नहीं है जो ऑटो में होता है। इनऑर्गेनिक में H2S लिया, इनऑर्गेनिक में इसने नान लिया, बड़ा आसान है। उसके अलावा ये ग्रेट रोल प्ले करेगा न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग में। उसमें कितने हैं? 4 NP फेस। उस रिसाइकलिंग को यदि मैं इधर बात करूं तो यहाँ इससे मतलब नहीं रखा गया है, कोई मतलब नहीं है। इन्होंने रिसाइकलिंग में उस तरह से पार्टिसिपेट नहीं किया जैसा कि इन्होंने चारों को किया है। राइट नाउ अब आइए बात करते हैं, ये हमने नान लिया है। नान क्या है? यही है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन के फिक्सेशन में हेल्प करता है। राइट, सो बैक्टीरिया प्ले वेरी वाइटल रोल इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन, चाहे वो फ्री लिविंग स्टेट में हो, चाहे वो सिम्बायोटिक रिलेशन के रिस्पेक्ट में हो। अब आइए बात करें एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है। 2011 में, 14 में, 17 में और 19 में, इवन 16 में भी क्वेश्चन खूब आया कि बताओ कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं ऑटो फोटोटॉपिक के और कीमो ऑटोटॉपिक के। तो जो बेसिक एग्जाम्पल एग्जाम में जो हमेशा आते हैं, आइए यदि हम उसकी बात करें तो यहां से आपको 4 एग्जाम्पल्स हमेशा पूछे जाते हैं। एक नाइट्रोसोमोनास, दूसरा नाइट्रोकोकस, तीसरा नाइट्रोबैक्टर, चौथा नाइट्रोसिस्टिस। राइट, इसको मैं बोलता हूं बच्चों को याद रखना N4 बैक्टीरिया, और ये सभी ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कहलाते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, राइट। तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में आपको ये 4 एग्जाम्पल याद रखना है, इससे खूब आपके काम हो जाएंगे। लेकिन यदि हम ऑटो की बात करें, फोटो ऑटोट्रॉपिक की बात करें, तो उसमें भी 3 एग्जाम्पल आते हैं। वो कौन कौन से होते हैं उसको समझ ले। तो ये तो समझ में आपको आ गया, इसको हटाते हूं मैं, क्योंकि ये तो कॉन्सेप्चुअल पार्ट हो गया। अब एग्जाम्पल का पार्ट है, वो भी एग्जाम में आता है, वो भी परेशान करता है, आपको नहीं करेगा, क्योंकि सारे एग्जाम्पल मैं अभी लिखूंगा और याद भी कराता हूं आपको। तो यहाँ पे जो फोटो ऑप्टिक में आएंगे, इसमें प्राय आप देखेंगे 3 एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो हमेशा एम्स में पूछे गए हैं, नीट में आए हुए हैं। पहला क्रोमैसियम, दूसरा रोडोस्पाइरिलम, तीसरा क्लोरोबियम। ये 3 एग्जाम्पल्स हो गए जो काफी इंपॉर्टेंट हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 3 यहां से और 4 यहां से, 7 एग्जाम्पल, 7 एग्जाम्पल्स आपने याद कर लिए, आपका काम हो गया। 2011 में क्वेश्चन पूछा था नाइट्रोसोमोनास इज अ, क्या है? ऑप्शन था कीमोऑटोट्रॉपिक, फोटोऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक, नन ऑफ दिस। अब बच्चों को लगा जाए तो कैसे होगा, बहुत टफ क्वेश्चन है। बिल्कुल इजी था, केवल उसको बेसिक से याद करना था कि कैसे सर ने ग्रीन प्लांट से फोटोट्रॉपिक बताया, फोटो से कीमोट्रॉपिक बताया। डिफरेंस एक जगह आया था, कहाँ? इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट में। यहाँ सल्फर था, ये सभी सल्फर बैक्टीरिया हैं, और यहाँ पे क्या था? ये ऑक्सीडाइज किया था नाइट्रेट, अमोनिया और नाइट्रेट ट्राइट को, जिसको मैंने शॉर्ट में नान बताया। नान खाते हो ना? यस, वही नान है यहाँ पे, NaN, और यही रिलीज करेगा एनर्जी को, ताकि वो ATP को रिलेट कर सके। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब आइए एक और चीज बता दूं, प्राय हाँ
पहले खूब क्वेश्चन आते थे, अब वैसे आते नहीं हैं, फिर भी आप जान जाओ ताकि आपको लैंग्वेज आ जाए तो आपको फंसना ना हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस मेंटेन रहेगा। जैसे आप बात कर रहे थे कि भाई ये जो फोटो ऑटोट्रॉपिक है, आखिर ये फोटो ऑटोट्रॉपिक रहता कहाँ है, कहाँ पाया जाता होगा? न्यूट्रिशन माने पोषण, बोलते हैं ना, जैसा आवास होता है वैसा ही आहार होता है। अब आप रहोगे हिल स्टेशन पे रहोगे तो वहीं का भोजन मिलेगा, समुद्री एरिया में रहोगे तो वहीं का मछली खाओगे आप, तो क्या मतलब हुआ, जहाँ जाओगे वहीं का तो भोजन मिलेगा आपको। तो ये पाया कहाँ जाता है ताकि इसने ऐसा न्यूट्रिशन शो किया है? तो मानते हैं ये जो हमारा फोटो ऑटोट्रॉप्स है, इसको देखोगे ना तो ये पाया जाता है कि इसके अंदर इसके न्यूट्रिशन के जो बेस हैं इसके दो आधार हैं। एक को बोला गया फोटो लिथोट्रॉफ और एक को बोला गया फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स। अब ध्यान दीजिए, यहां पर बायोलॉजी में उस समय तक मजा नहीं आता ना जब तक कुछ एक्सेप्शन ना आ जाए। बोला भी गया है बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शन, एक्सेप्शन आएगा तब अंदर से झटका लगेंगे, अच्छा आया तब मजा आता है, अभी तो आराम से चल रहा था इजी वे में। अब समझिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने लिया है फोटोलिथो माने पहाड़, पत्थर, पत्थर को तोड़ा, पत्थरों में तो इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट होगा और कार्बनिक पदार्थ होंगे उसके अंतर्गत। तो अब आप देखो इस तरीके से ये जो फोटोलिथो है इसी पत्थरों को तोड़ के न्यूट्रिशन के रूप में उसने IOS लिया, इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट लिया, और ये इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट क्या था, H2S था, हाइड्रोजन सल्फाइड था। और इसी का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल एक है क्रोमेशियम और इसका दूसरा एग्जाम्पल आता है क्लोरोबियम। क्वेश्चन आ सकता है क्या कि भाई फोटोलिथोट्रॉप्स में कौन आएगा, तो वो आएगा क्लोरोमेशियम और क्लोरोबियम। दूसरा आता है क्या, यही मैं बोल रहा था, जब तक एक्सेप्शन ना आए ना तब तक मजा नहीं आता, वो यही है। यहाँ पर जो इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट जो था, यहाँ जो न्यूट्रिएंट्स का सोर्स था, ये ऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक है, ध्यान दीजिए। यहाँ इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट था, यहाँ ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट है, यही एक्सेप्शनल है। फोटो ऑर्गेनिक को लिया है ना, इसीलिए एनसीईआरटी ने भी ऑर्गेनिक की चर्चा नहीं करी, उसने किसकी चर्चा करी है, केवल ऑर्गेनिक की चर्चा करी है। लेकिन एक्सेप्शनली आप याद रखोगे फोटो ऑर्गेनोट्रॉप में ऑर्गेनोट्रॉप्स भी होते हैं, मतलब ये जरूरी नहीं है कि केवल हाइड्रोजन सल्फाइड हो, थायोसल्फाइड भी हो सकता है, उसके अलावा और भी अदर्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो सकते हैं जो फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स में होंगे। और इसका एग्जाम्पल होता है कौन, वो होता है सेकेंड रोडोस्पाइरिलम। तो अब इस तरह से नाना करते मैंने आपको ये भी पढ़ा दिया क्या कि भाई फोटो ऑटोट्रॉप्स के कितने टाइप्स, दो। एक कौन, जो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेगा, ऑर्गेनिक से नहीं इनऑर्गेनिक से लेगा, वो लिथो से लेगा, पत्थर से लेगा, फोटो लिथोट्रॉप्स हो गया। और जो ऑर्गेनिक से लेगा वो फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स हो गया। इसका एग्जाम्पल रोडोस्पाइरिलम, इसका एग्जाम्पल क्लोरोमेशियम और क्लोरोबियम। इज इट क्लियर ना? चलो, तो ये इससे बाद अब दुनिया के सारे क्वेश्चन आप बना सकते हो, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। लेकिन इसमें थोड़ी सी चांसेस है, आइए उसको भी खत्म कर दो। इसमें दो तीन क्वेश्चन और आते हैं जहां बच्चे फंसते हैं एग्जाम्पल को लेके। एक तो ये एग्जाम्पल मैंने बता दिया N4, याद हो गया ना? अरे याद हो गया, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकॉकस, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसिस्टिस, गाना है सब में नाइट्रो नाइट्रो, सब में नाइट्रो नाइट्रो। देखो बड़ा आसान है, निमोनिक्स है, नाइट्रो 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 नाइट्रो, सब में नाइट्रो। क्या है, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसिस्टिस, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसिस्टिस, नाइट्रोकॉकस, राइट, वेरी सिंपल। ये तो चार आपको याद हो गए। लेकिन इसमें कुछ और भी आते हैं, वो एक और एग्जाम्पल का कोड याद करना है ना। एक है नसीम, नसीम, बॉटनी, पीजी डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी में हमारे एक नसीम सर हुआ करते थे, वेरी ग्रेट टीचर, बहुत अच्छे टीचर, उनका भी नाम यही है, नसीम है। ये नसीम कौन है, ये नसीम बैक्टीरिया है। सर क्या बोल रहे हो? यस, देखो नसीम से तुम्हें सारी कहानी याद हो जाएगी। नसीम बैक्टीरिया ये क्या है? एक तो मैंने बताया आपको क्या,
एक N का मतलब हुआ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। और ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, यही है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया 4। तो ये तो आप पढ़ चुके हो N4, इसको बताने की जरूरत ही नहीं है, ये 4 तो ऑलरेडी है, ये एनसीईआरटी में भी क्वेश्चंस आते हैं। नाउ ये S क्या है? यही S है सल्फर बैक्टीरिया, मतलब ये सल्फर को प्रोड्यूस करता है, सल्फर बैक्टीरिया। इसमें 2 बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आता है। एक का नाम होता है बेजियोटोआ, बेजियोटोआ, और एक का नाम है थायोबासिलस, थायोबासिलस, राइट। एक है H2S से सल्फर निकालेगा, और एक क्या है एरोबिक फॉर्म में H2SO4 के फॉर्म में है। खैर, एक ये क्या है? यही है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बैक्टीरिया। ये हाइड्रोजन बैक्टीरिया है और इसका नाम है हाइड्रोजेनोमोनास। देख रहे हो कितना आसान नाम है, हाइड्रोजन से ही बन गया, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन जेनोमोनास। अब आइए, अब 2 बच गए हमारे पास, एक बच गया आई से आयरन होता है, तो ये क्या हो गया? आयरन बैक्टीरिया। ये आयरन बैक्टीरिया जो है इसको बोलते हैं फेरोबैसिलस, फेरोबैसिलस, राइट। एंड द लास्ट वन ये मीथेन बैक्टीरिया है, M फॉर मीथेन बैक्टीरिया, और यही है मिथैनोमोनास, मिथैनोमोनास, राइट। अब मैं ये मानता हूं ना, ये कहने के लिए इतनी लंबी लिस्ट बन गई, लेकिन बड़ा आसान है। देखो इन नाम से इसके लिए हो जाता है। N का मतलब हो गया नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया N4। अब आइए, S का मतलब सल्फर बैक्टीरिया, इसमें 2 हो गया, वो हो गया बेजियोटोआ और थायोबैसिलस। तीसरा H है हाइड्रोजन मोनास, वो हो गया हाइड्रोजनोमोनास। देन I मतलब आयरन बैक्टीरिया, फेरोबैसिलस हो गया। मीथेन का मतलब वो हो गया क्या? मिथैनोमोनास। तो इस तरीके से ये सभी बैक्टीरिया कौन हो गए? वो हो गए कीमो ऑटोट्रॉफ्स। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? एक बॉक्स बना दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इसमें कौन हेटेरो हैं, कौन कीमो हैं, कौन ऑटो हैं। तो आपको कुछ नहीं ध्यान रखना, बिल्कुल ध्यान क्या रखना है कि भाई ऑटो में तो 3 ही है। कौन कौन? वो है रोडो, क्रोमो, क्लोरो, रोडो, क्रोमो, क्लोरो, रोडो, क्रोमोएसियम, रोडोस्पिरिलम, क्लोरोबियम। 3 इधर हो गए। ये नाइट्रोजन वाला ऐसे ही याद है, और आपको याद है हमारे सर का नाम नसीम, तो नसीम से नाम ही स्पष्ट हो गया। इतना याद तो बड़ा आसानी से हो गया आपको। अब बाकी जो बच जाएंगे वो सब चला गया हेटेरो टॉपिक में, चुनना बहुत आसान हो गया, राइट। सो दिस वी स्टडीड अबाउट द व्हाट, दिस इज द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, राइट। अब आइए हम समझते हैं किसके बारे में, वो पढ़ेंगे किसके बारे में, हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से ऑटोट्रॉपिक के बाद हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बारी आती है, राइट। तो बैक्टीरिया में देखेंगे कि दूसरा जो मोड है अपना वो है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। अब यहां बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी ने कम से कम 3 या 4 बार लिखा है कि आखिर ये न्यूट्रिशनली है क्या, राइट ना। तो आइए मैं भी उसको पहले लिखूं ताकि आपको याद दिला सकूं। क्वेश्चन आता है कि व्हाट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक। दूसरा लिखा कि भाई मोस्ट ऑफ देम कैसे होते हैं, तो सैप्रोफिटिक होते हैं या सैप्रोबिक बोल सकते हैं,
और डिकम्पोजर, राइट। अब ये दो बातें समझनी है हमने। पहली बात ये होगी कि भाई मेजॉरिटी ऑफ जो वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया है वो कैसा है, हेटेरोट्रॉपिक है। आपने देखा ना कि यू जो ऑटोट्रॉपिक थी उसमें कहाँ ज़्यादा नंबर था। एक तो मैंने आपको नाइट्रोजन वाला 4 बताया था, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकॉकस, नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसिस्टिस। उधर 3 थे मेनली, मैंने बताया था आपको, क्रोमैसियम, क्लोरोबियम और रोडोस्पेरिलम। 4 और 3 7, बाकी नसीम के 2-4 और होंगे, बस दैट्स ऑल। तो बाकी बैक्टीरिया किधर गए? यस, बाकी सभी बैक्टीरिया मैक्सिमम जो ग्रुप वाले हैं वो कैसे हैं, दीज आर और हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। इसीलिए कहा कि जो मेजॉरिटी है, वास्ट मेजॉरिटी है बैक्टीरिया की, वो कैसी है, हेटेरोट्रॉपिक है। और उस हेटेरोट्रॉपिक में तो बहुत सारे मोड मैंने बताए थे, सैप्रोफिटिक है, पैरासिटिक है और सिम्बायोटिक भी है। उसमें ज्यादा कौन है, तो उसमें कहा इस हेटेरोट्रॉपिक के अंदर यदि हम बात करें, देम मतलब कौन, जो हेटेरोट्रॉपिक मोड है उसके अंदर हम बात करें तो वो सब कैसे हैं, तो वो हैं कैसे, या तो सैप्रोट्रॉपिक है, इसी को सैप्रोबिक बोलेंगे, या डिकम्पोजर्स है। क्या मतलब है इसका? सैप्रोफिटिक का मतलब ये हुआ कि भाई ये क्या करेंगे, ऑब्टेन देयर फूड from dead organic matter or decaying materials, right? इसका मतलब ये है, ये मृतक सजीवी, जैसे मृत के समान कोई भोजन लेके खा रहा है, मतलब क्या, जो सड़े गले चीजें, डेड ऑर्गेनिक मैटर, मैं इसको शॉर्ट में बच्चों को याद करने के लिए बोलता हूँ, डोम से जो खा रहा है। कहाँ से खा रहा है? डोम से। डोम माने डेड ऑर्गेनिक मैटर। तो जो डोम से भोजन को सिंथेसाइज कर रहा है, भोजन को ले रहा है, वो क्या कहलाएगा, वो सैप्रोफिटिक कहलाएगा। जबकि ऑटोट्रॉपिक में क्या हुआ था, वहां सिंथेसिस हुई थी फूड को, वहां भी फूड का सिंथेसिस हुआ था, वहां जो मेन सोर्स था वो क्या था, IOS, मतलब इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट था। हमने देखा था, या तो सल्फर के रूप में था या नान के रूप में देखा था हमने। यहां पे बोल रहे हैं कि ये जो भोजन सिंथेसाइज कर रहा है, भोजन जो ऑब्टेन कर रहा है, वो वहां नान से या IOS से था, या डोम से है, माने डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से भोजन ले रहा है ये अपना। अब आइए समझने की बात क्या है इसमें, कि ये जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है, दैट्स वाई ये आपने बोल दिया कि कैसा है, सैप्रोफिटिक है या सैप्रोबिक है, और डिकम्पोजर्स के रूप में भी यूज हो सकता है। ये जो नेचर है सैप्रोबिक होने का, कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो डेड ऑर्गेनिक बॉडी से ही भोजन उसको ले, वहीं से भोजन उसको मिले, वही लेके सर्वाइव करे। यदि आपको डेड ऑर्गेनिक भोजन वहां से हटा लोगे तो वो मर जाएगा। इसका मतलब ये जो सैप्रोफिटिक नेचर है, जो यदि हमने डोम हटा दिया तो वो मर जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑब्लिगेट सैप्रोफिटिक नेचर का होना। बस मारिए, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सैप्रोफिटिक नेचर है ये 2 तरह का हो सकता है। एक कैसा, एक ऑब्लिगेट सैप्रोबिक, और दूसरा कैसा, फैकल्टेटिव सैप्रोबिक। नाम से स्पष्ट है। जो ऑब्लिगेट है इसका मतलब होता है ये ट्रू है, बिल्कुल सत्य है, ये चेंज नहीं होने वाला। जबकि फैकल्टेटिव है कि भाई जरूरत के हिसाब से ये चेंज हो जाने वाला है। क्या मतलब? मतलब ये कि भाई ये डोम यदि आपने दिया है तो ये सरवाइव करेगा, सरवाइव करेगा। डोम के रहने पे, डोम है, डोम प्रेजेंट है, डोम को यदि आपने प्लस किया है तो ये सरवाइव करेगा। लेकिन यदि आपने डोम को माइनस कर दिया, नहीं दिया, तो ये मर जाएगा, ये डेड हो जाएगा। बैक्टीरिया नहीं जिंदा रह सकता। एंड दिस इज कॉल्ड, यही जो डेड हो गया
डोम के नहीं रहने पे, इसीलिए है तो सैप्रोबिक, क्योंकि ये कहां से भोजन ले रहा है, डेड ऑर्गेनिक से ले रहा है, वो प्योर डेड से लेगा तो ये सैप्रोबिक नेचर होगा। लेकिन मालूम ये चला कि नहीं, हमने जैसे डोम को हटाया ये मर गया, इसका मतलब रिस्ट्रिक्टली मुख्य रूप से ये सैप्रोबिक ही है, और ऐसे सैप्रोबिक नेचर को हम बोलते हैं ऑब्लिगेट सैप्रोबिक नेचर। जैसे आप एग्जांपल ले लें, एक है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। क्लोस्ट्रीडियम का बैक्टीरिया है, ये हमारा कैसा है, सैप्रोबिक है, और ये ऑब्लिगेट सैप्रोबिक है। दूसरा एक एग्जांपल यदि हम कोट करें तो हमारे पास आता है फैकल्टेटिव सैप्रोबिक। फैकल्टेटिव सैप्रोबिक का क्या मतलब हुआ कि भाई आपके पास हमारे जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया को हमने डोम दिया, राइट। जब डोम दे रहे हैं तो ये डोम प्रेजेंट है तो कोई बात नहीं है, ये सरवाइव कर रहा है। लेकिन जैसे ही हमने डोम को नहीं दिया, मालूम ये चला कि ये अभी भी सरवाइव कर रहा है। अब लोगों को चिंता होने लगी कि जब डोम दिया नहीं और ये सैप्रोफिटिक है तो इसको तो मर जाना चाहिए था, जैसा कि यहाँ हुआ। तो इसको कह रहा था ये ऑब्लिगेट कहलाता, ट्रू कहलाता, रिस्ट्रिक्टेड सैप्रोबिक कहलाता, लेकिन ये सरवाइव कर रहा है, मतलब जरूर इसने कोई अपनी अल्टरनेटिव व्यवस्था कर ली है। मालूम ये चला कि जब आपने डोम हटाया तो ये बैक्टीरिया किसी होस्ट पे चला गया और वहां पे जाके ये सरवाइव हो रहा है। इसका मतलब सही से देखिए कि ये बैक्टीरिया, तो आप सही से देखो तो ये होस्ट पे जाके सरवाइव कर रहा है, तो ये है तो पैरासाइटिक नेचर का कोर्स कर रहा है, लेकिन ये शुरू से पैरासिटिक नेचर का नहीं था, अभी ये पैरासिटिक नेचर का कोर्स कर रहा है। तो हमने माना कि ये जो है ये कैसा है, ये अभी ये क्या है, ये हमारा पैरासिटिक नेचर का हो गया, लेकिन शुरू से पैरासिटिक नहीं था। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ये यहाँ हम बोलेंगे क्या, ये नाम हो जाएगा कैसा, ये नाम हो जाएगा फैकल्टेटिव, मतलब झूठा। ये झूठा कौन है, ये पैरासाइट है, ये झूठा पैरासाइट है। क्यों? क्योंकि जब इसको डेड ऑर्गेनिक मिलेगा तो वहां सर्वाइव करेगा। इसका मतलब अभी ये कैसा है, पैरासिटिक नेचर का है, लेकिन जब पैरासिटिक नेचर हमने होस्ट को हटा लिया तो भी सर्वाइव कर रहा है। मतलब ये ऑब्लिगेट पैरासाइट नहीं है, झूठा पैरासाइट है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ऑब्लिगेट पैरासाइट। बस में आ गई। तो ये था ऑब्लिगेट सैप्रोफिटिक और ये हो गया फैकल्टेटिव। अब ये जो हमारा बैक्टीरिया है वो दो नेचर का आ गया, राइट। तो इसमें बड़ा अच्छा एग्जाम्पल यदि आप लें फैकल्टेटिव में तो आता है माइको बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, याद होगा, जो टीबी कॉज करता है, ट्यूबरकुलोसिस। बस में आ गई। तो ये दो एग्जाम्पल आपके हो गए। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि वो हमेशा सैप्रोफिटिक नेचर का हो, लेकिन कहा गया कि मेजोरिटी ऑफ देम जो हो गया, मोस्ट ऑफ देम जो है वो सैप्रोफिटिक है, और उसमें सबसे ज्यादा संख्या इसकी कैसी है, ऑटोट्रॉपिक की नहीं है बल्कि हेटेरोट्रॉपिक की है। अब एक पार्ट तो हमने ये डिस्कस कर लिया कि भाई बैक्टीरिया हो सकता है, ये बैक्टीरिया कैसा है ना, ये हो सकता है ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट्स हो सकता है फैकल्टेटिव पैरासाइट हो। ठीक इसी तरीके से एक और भी हम दूसरा पार्ट ले सकते हैं कि बैक्टीरिया, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर सैप्रोफाइट में एक तो आपने बोला हेटेरो में सैप्रोबिक नेचर का होना, सैप्रोफिटिक होना, दूसरा हो सकता है ये पैरासिटिक भी हो सकता है। तो ये थोड़ा सा पैरासाइट का जो पैरासिटिक नेचर है इसकी जो दो फॉर्म हैं उसको समझ लेते हैं, यहाँ क्या क्या हो सकता है। तो इसमें हम देखें तो यहां भी दो बातें आएंगी। अब आप लीजिए बैक्टीरिया में यहां भी हमने कहा एक है ऑब्लिगेट पैरासाइट
ऑब्लिगेट पैरासाइट, और एक हो जाएगा कैसा, वो पैरासाइट फैकल्टेटिव होगा, तो फैकल्टेटिव सैप्रोबिक हो जाएगा, सैप्रोबिक हो जाएगा। अब समझिए क्या हो गया, मतलब ये कि यदि आपने बैक्टीरिया को क्या दिया, होस्ट दिया है, होस्ट है, होस्ट आपने दिया, होस्ट प्रेजेंट है, तो ये सरवाइव करेगा, राइट। लेकिन यदि आपने बैक्टीरिया को एब्सेंट कर दिया, होस्ट नहीं दे रहे हो जहां से वो भोजन सक कर सके, गेन कर सके, तो ये मर जाएगा, ये डाई मर जाएगा। इसका मतलब ये ऐसा बैक्टीरिया है जो बिना किसके सरवाइव नहीं कर सकता, ये बिना होस्ट के सरवाइव नहीं कर सकता, राइट, ये मर जाएगा। जैसा कि आपने देखा था फर्स्ट वाले केस में, ये डोम के बिना मर गया था, तो क्या बोला था हमने, ऑब्लिगेट सैप्रोबिक बोला था। वैसे ही ये होस्ट के बिना मर जा रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा, इसका नाम रखा ऑब्लिगेट पैरासाइट, राइट। इसमें एग्जाम्पल एक बड़ा कॉमन आता है, वो आता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, लेप्री यही है जो बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है इसका। दूसरा मैं बोल रहा हूं फैकल्टेटिव का क्या मतलब है, ये है कि भाई बैक्टीरिया था, इस बैक्टीरिया को आपने होस्ट जो है, इस बैक्टीरिया को आपने अवेलेबल कराया, प्लस दिया, किसको दिया, होस्ट को, तो ये सरवाइव कर रहा है, कोई बात नहीं है। लेकिन यदि आपने होस्ट नहीं दिया, यदि आपने एब्सेंट कर दिया होस्ट को, तो भी सरवाइव कर रहा है। अब आपको लगे यार ये कैसे सरवाइव कर रहा है, यहाँ तो सरवाइव नहीं कर रहा था, इसलिए इसको ऑब्लिगेट बोला, ये सरवाइव कर रहा, मतलब फिर से इसने कुछ अल्टरनेटिव व्यवस्था कर ली। मतलब अब बैक्टीरिया जब आप होस्ट नहीं दे रहे हो, तो ये क्या कर रहा है, ये अपना भोजन डोम मतलब डेड ऑर्गेनिक सोर्स से लेके और ये सरवाइव कर रहा है। इसका मतलब ये ट्रू पैरासाइटिक नेचर का नहीं है, इसीलिए अभी ये कैसा बिहेव कर रहा है, अभी ये भोजन ले रहा है डेड ऑर्गेनिक सोर्स से, और आपको पता है जब डेड ऑर्गेनिक सोर्स से लेता है उसको सैप्रोबिक नेचर का बोलते हैं, लेकिन ये शुरू से सैप्रोबिक नेचर का नहीं था, अभी बन गया है, इसीलिए सच्चा नहीं, फॉल्स है, दैट्स व्हाई कॉल फैकल्टेटिव सैप्रोबिक नेचर का, राइट। और इसके लिए एक बड़ा अच्छा एग्जांपल आप लेते हैं स्यूडोमोनास का, स्यूडोमोनास। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल 4 फॉर्मेट हो गए कि भाई किस तरीके से बैक्टीरिया जो है आप होस्ट को दे रहे हो तो किस तरह से वो सरवाइव करेगा, नहीं देने पे मर जाएगा, तो ये ऑब्लिगेट या इसको स्ट्रिक्टली है ना, या ट्रू पैरासाइट के नाम से भी जानते हैं। लेकिन यदि आपने उसको होस्ट नहीं दिया है, होस्ट के अभाव में मर जाएगा, इसका मतलब ये बिल्कुल उसके बिना सरवाइव नहीं कर सकता, ये बिल्कुल ट्रू लवर है होस्ट का, इसलिए ऑब्लिगेट बोला। लेकिन आपने देखा यदि होस्ट रहने पे सरवाइव किया, नहीं रहने पे भी सरवाइव कर रहा, चूंकि वो कहां से अल्टरनेटिव व्यवस्था कर लिया, डोम से, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से। इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्रू पैरासाइट नहीं है। अभी कैसा बिहेव कर रहा है, डोम के जैसा। डोम का मतलब सैप्रोफाइट, इसलिए क्या बोलेंगे, अभी ये सैप्रोफाइट है, सैप्रोफाइट ट्रू नहीं है, पहले पैरासाइट था, इसके नाम फैकल्टेटिव हो गया। तो मुझे लगता है अब आपने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया कौन फैकल्टेटिव हो सकता है, कौन ट्रू हो सकता है, और दोनों बातें आ गई कि बैक्टीरिया हमारा पैरासिटिक नेचर का भी हो सकता है और बैक्टीरिया हमारा सैप्रोबिक या सैप्रोफिटिक नेचर का भी हो सकता है, राइट। ये जो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया है, जो बात कर रहे हैं मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरिया इसमें हेटेरोट्रॉपिक है। ये हेटेरोट्रॉपिक ऑफ बैक्टीरिया क्या करता है ना, और भी इसके इंपॉर्टेंट रोल्स हैं, आइए उसको देखें। तो बात करते हैं, एक तो डिजीज की बात करते हैं, उसमें भी देखते हैं। ये हमारे पास बैक्टीरिया, मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में कि मैक्सिमम जो प्लांट्स की डिजीज है वो वायरस के द्वारा ये फंजाई के द्वारा होती है, और एनिमल के अंदर जो बीमारी है वो होती है किसके द्वारा, वो होती है बैक्टीरिया के द्वारा। तो अब देखें आप,
हेटेरोट्रॉपिक जो बैक्टीरिया है हमारा, ये क्या क्या शो कर रहा है? ये आप देखिए कॉजेस है ना, डिजीजेस, ये कॉमन डिजीजेस कॉज कर सकता है एनिमल और प्लांट दोनों में, प्लांट में भी और एनिमल में भी ये बीमारी कॉज कर सकता है। डोमेस्टिक एनिमल्स में भी बीमारी कॉज कर सकता है, हमारे पेट में भी बीमारी कॉज कर सकता है, जो पालतू जंतु होते हैं हमारे यहाँ उसको भी। तो प्लांट में एक बड़ा कॉमन इन्होंने एग्जाम्पल लिखा है, वो लिखा है किसका? सिट्रस कैंटर के बारे में लिखा, सिट्रस कैंटर। एनिमल में आप देखेंगे तो यहाँ 3 एग्जाम्पल उन्होंने दिया है। एनिमल मतलब स्पेशली उन्होंने ह्यूमन की बात करी है, राइट ना। इसमें आप देखेंगे एक है टाइफाइड, दूसरा है कोलेरा एंड देन टिटेनस। तो 4 एग्जाम्पल जो है अपने एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इससे क्वेश्चंस खूब आते हैं कि बताओ कौन इसमें बैक्टीरियल डिजीज है, कौन बैक्टीरियल डिजीज नहीं है। तो 4 एग्जाम्पल जो है थोड़ा सा इसको समझे, 4 कौन कौन है। जैसा कि मैंने बताया, ये जो सिट्रस कैंटर है ये कॉज करता है कौन? उसका नाम है बैक्टीरिया का ज़ैंथोमोनास सिट्री, ये कॉज करता है ज़ैंथोमोनास सिट्री। ये जो टाइफाइड है ये कॉज करता है कौन? सैल्मोनेला टाइफी, नाम सुना होगा आपने सैल्मोनेला का, बड़ा कॉमन नाम है। कोयला कौन कॉज करता है? ये भी आपने पढ़ा था, याद कीजिए, वाइब्रियो कोलेरी, ये सब बैक्टीरिया के नाम हैं। टिटनेस कौन कॉज कर रहा है? ये है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, राइट ना। तो ये टिटनेस कॉज कर रहा है। तो ये तो मैंने आपको नाम भी बता दिया कि भाई कौन कौन ऑर्गेनिजम्स हैं। लेकिन इसके अलावा पिछले साल क्वेश्चन प्लांट में एक और आया था, उसका नाम था बैक्टीरियल ब्लाइट इन राइस। एग्जाम में आया था नीट में कि भाई ये कौन कॉज करता है। ऑफ कोर्स यहाँ तो मैंने बैक्टीरिया की बात करी है तो बड़ा आसान हो गया कि बैक्टीरिया ही कॉज करेगा। बट इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आया कि ये बीमारी जो हो रही है इसका बैक्टीरिया का नाम क्या है जो ये बीमारी कॉज कर रहा है? कहाँ? राइस में। इसका नाम था ज़ैंथोमोनास ओराइसी। ओराइसी, ज़ैंथोमोनास ओराइसी। तो 2 हो गए, ज़ैंथोमोनास सिट्री एंड ज़ैंथोमोनास ओराइसी। तो टोटल यदि हम बीमारी की बात करें तो हमारे पास बैक्टीरिया में एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखें तो 5 हो गए। मैं बच्चों को याद करने के लिए बोलता हूँ, बोलो TC। ये तो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है TC। T से टिटनस, C से कोलेरा, T से टाइफाइड, C से सिट्रस कैंटर। ये एनसीईआरटी हो गया, ये आपको याद हो गया @NCERT। ओके, तो क्वेश्चन आएगा, बताओ बैक्टीरिया की कौन कौन सी बीमारी आपके एनसीईआरटी में दी है? 4। कौन कौन? TC, याद हो गया। दूसरा आता है भाई जो प्रीवियस के क्वेश्चन आए थे वो आता है कौन? ज़ैंथोमोनास ओराइसी, बैक्टीरियल ब्लाइट इन राइस की। अब आइए समझते हैं। टाइफाइड आप जानते हो, कोलेरा भी आप जानते हो, टिटनेस भी खूब सुना है और जानते हो आप। एक नई एग्जाम्पल आपके लिए आ गया यहाँ पर, जरूर नया होगा, वो आता है सिट्रस कैंटर। ये क्या होता है समझते हैं। सिट्रस माने नींबू का हो गया, कैंटर का मतलब होता है उसके ऊपर दाग होना, लेसन्स पाया जाना। अब देखोगे नींबू का जो पेड़ होता है ना, उसमें क्या होता है, ये बैक्टीरिया जो ज़ैंथोमोनास की है वो उसके ऊपर आ जाती है। नहीं, कैसे आती है? हो सकता है कोई प्रूनिंग कर रहा है उसमें आ गया, जो कंटेनर है उससे आ जाए, राइट ना। तो सॉइल के थ्रू आ सकती है। तो डिफरेंट कंटामिनेटेड सोर्स हो सकते हैं कि सिट्रस नींबू के पेड़ पे ही आ जाए। आने के बाद वो स्टेम पे हो सकता है, वो लीफ पे हो सकता है, और वहाँ पे रहेगा तो क्या करेगा, वो क्या करेगा कि भाई लीफ के टिश्यूज को खाएगा।
पैरासिटिक नेचर का है, तो वैसी स्थिति में क्या करेगा, वो उसको कमजोर करेगा और फाइनली क्या होगा, देखोगे लीफ की जो लीव्स हैं, पत्तियां हैं, वो फॉल नीचे गिर जाती हैं। और ये बीमारी जो नींबू पे हो रही है, लीफ की पत्तियां गिर गई या जो नींबू बना, फ्रूट्स बना, फ्रूट नीचे गिर जाए अपने आप, ये सब किसके कारण, कमजोरी के कारण। तो सिट्रस कैंटर का मतलब होता है वीकेंड कर देना, इतना ज़्यादा स्पोर्ट्स वगैरह आ जाएंगे, उस पर लेसन्स बनने लगेगा कि धीरे धीरे वो कमज़ोर हो जाएगा और कमज़ोरी होने के कारण उसकी लीव्स भी गिर जाएगी या फ्रूट्स भी आपस में गिर जाएगा, एंड दिस डिजीज इज कॉल्ड एज सिट्रस कैंटर। इसमें अच्छी बात क्या है, अच्छी बात यह है कि नींबू के ऊपर जो आप देखोगे कहीं कहीं डॉट डॉट होगा, तो आप समझो ये सिट्रस कैंटर मत खाओ, आप खा सकते हो। क्यों? क्योंकि सिट्रस कैंटर जो है नींबू से भोजन ले रहा है, उस पर इन्फेक्शन है, लेकिन वो हमारे बॉडी पे इन्फेक्टस नहीं है। तो एक अच्छी बात यह है कि हम में उससे इन्फेक्टेड नहीं होंगे। इट्स अ वेरी गुड थिंग, बट हमें पहचानना चाहिए कि कौन सिट्रस वाला है नींबू और कौन सिट्रस कैंटर वाला नहीं है। राइट, चलो, तो ये तो हो गई भाई कि ये हमारी बीमारी की बात हो गई। इसके अलावा जो यूजफुल एस्पेक्ट्स है, आइए थोड़ा उसके बारे में हम समझ लें। तो ये क्या करता है, यूजफुल इन, पहला कर्ड फॉर्मेशन फ्रॉम मिल्क, है ना, दूध से दही का बनना आपको पता है ना, लैक्टोबैसिलस है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, शॉर्ट में उसको LAB बोलते हैं। राइट, नाउ दूसरा आता है एंटीबायोटिक का फॉर्मेशन। ये बहुत अच्छा सोर्स है किसका, एंटीबायोटिक के फॉर्मेशन का बहुत अच्छा सोर्स है, कौन, बैक्टीरिया। राइट ना। तीसरा आता है क्या, नाइट्री फिकेशन या नाइट्रोजन फिकेशन इन लेग्यूम्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। आप देखोगे जो लेग्यूम्स का पौधा होता है, लेग्यूम्स का मतलब होता है पल्स प्लांट, दलहन के जो पौधे होते हैं पल्स प्लांट होते हैं। इसके साथ एक बैक्टीरिया होता है, नाम है राइजोबियम। यही राइजोबियम और ये जो लेग्यूम का पौधा है, इसके साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है। क्या होती है, दोनों का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है और इसी दोनों म्यूचुअल बेनिफिट्स होते हैं दोनों का, और इसी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से प्लांट लेग्यूम्स जो है वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, जिसके कारण वो अपने बॉडी में प्रोटीन का फॉर्मेशन कर सकता है। तो ये बिना बैक्टीरिया राइजोबियम के वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं कर सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बैक्टीरिया का फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूम्स। तो यहाँ पर एक बात आ गई कि ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप आ गया। राइट ना, इसके बारे में एक और चर्चा करूंगा, खूब क्वेश्चन आता है इससे। तो यहाँ पर एक एंटीबायोटिक की बात में आ गई। आप देखते हो वैक्सीन लेते हो ना, वैक्सीनेशन होता है या बॉडी में इम्यूनाइजेशन आप करते हो, मैंने बताया था प्लाज्मिड का रोल बताया था ना, तो वही रोल है ये किसका, एंटीबायोटिक के फॉर्मेशन का। सबसे पहला एंटीबायोटिक मैंने बताया था पेनिसिलिन है, जो कैसा होता है, बैक्टीरियल होता है, जबकि एंटी फंजल स्ट्रेप्टोमाइसिन्स को बोलते हैं। राइट, चलिए माइक्रोब्स में और डिटेल आप इसको पढ़ेंगे। तो ये एंटीबायोटिक में मैंने बताया दो तरह का होगा, याद आ रहा ना, एक था नैरो स्पेक्ट्रम, एक था ब्रॉड स्पेक्ट्रम, डिटेल हमने पढ़ा था उसको। चलिए कर्ड का भी बात, तो तीन चीजें आपको हो गई जो याद रखना है कि भाई कर्ड का फॉर्मेशन, एंटीबायोटिक का फॉर्मेशन, नाइट्रोजन का फिक्सेशन कहाँ, लेग्यूम्स में। Okay, so this is all about your heterotropic mode of nutrition. फाइनल जो कंक्लूजन आया, ये आया कि मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉपिक है, मोस्ट ऑफ देम जो होंगे